कि या इसका काउंट कम है, या इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब है, या इसके हार्मोन इम्बैलेंस है, और या इसकी मार्फोलॉजी ठीक नहीं है। जहन में स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, या वर्क की ओवरलोड वर्क है। अगर किसी की काउंट कम है, एक्टिव स्पर्मेटोजुआ हमारे साथ 70% से कम होता है, तो इसमें भी बच्चे फिर नहीं हो सकते, चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बाज़ टाइम हमारे साथ बच्चे पैदा नहीं होते। वो क्यों पैदा नहीं होते? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाज़ डिजीज आती है। वो डिजीज बाज़ स्ट्रक्चर की वजह से होती है और बाज़ ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से होती है। सबसे पहले जब एक मैरिड कपल के बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसमें सबसे बड़ा वजह काज जो है वो मर्द के सीमेन एनालिसिस इसको कहते हैं। जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट कर जाए तो इसमें आपको पता लगेगा कि जो स्पर्म यहाँ बनती है टेस्टिस में, यहाँ बहुत सी वजूहात होती है। नंबर एक, ब्रेन की वजह से एक काज होता है। मतलब ये है कि वहाँ हार्मोन जो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जिस तरह वो फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है, यहाँ वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल से। इस तरह अगर आप देखें तो एक हो गया ब्रेन की वजह से, दूसरा ये है मोटिलिटी। स्पर्म जब बन जाती है तो वो एपिडिडाइमस में कुछ देर के लिए रुक जाती है। और किस लिए रुक जाती है? वो इसलिए रुक जाती है कि वो एनर्जी ले ले, कैपेसिटी मी एनर्जी लेती है। और एनर्जी वो किस फॉर्म में लेती है? खुराक। और इसलिए कि उसको बहुत ज्यादा फासिला तय करना है। तो दो हो गए। और तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट है। जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन जाती है तो वो स्पर्म फिर ट्रांसपोर्टेशन, और कहाँ तक? फीमेल के विजाइनल कैनाल में वो ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ये हाँ ट्रांसपोर्टेशन में जब कोई मसला हो, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो, या एपिडिडाइमस में हो, या वेस्ट डिफरेंस में हो, तो फिर भी वो ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आती है मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी होती है। बहुत सी एक एजुकुलेशन में बहुत से ज्यादा स्पर्म रिलीज होती है, और वो स्पर्म जो है इसमें एक्टिव भी होती है, नॉन एक्टिव भी होती है, स्लगिश इसको कहते हैं, डेड भी इसमें होती है। तो इसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं जो इसके मूवमेंट प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड होती है। बाज़ स्पर्म जो है वो राउंड में मूवमेंट करती है, बाज़ स्पर्म जो है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती है, कंटिन्यूअस और फॉरवर्ड मूवमेंट। तो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो अगर ठीक है तो फिर बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर फॉरवर्ड मूवमेंट इसमें कम है तो फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते। इसके बाद स्पर्म के काउंट आते हैं। स्पर्म की काउंट, अगर टेस्टिस में बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और फिर स्पर्मियोजेनेसिस भी होती है, तो इसमें इतनी अमाउंट में एक्टिव स्पर्मेटोजुआ होना चाहिए कि वो तकरीबन एक एजुकुलेशन में 15 मिलियन से अगर कम हो तो फिर इससे बच्चे पैदा नहीं होते। मतलब ये है कि चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। इस तरह इसके बाद चौथा जो है स्पर्म के स्ट्रक्चर है, मार्फोलॉजी। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है लेकिन इसके मार्फोलॉजी ठीक नहीं है, मार्फोलॉजी मीन कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक हेड होता है, हेड में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, और फिर इसके निक होता है, और निक के बाद टेल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल स्पर्म जो है वो एक जैसे मार्फोलॉजी के नहीं होती। वो मार्फोलॉजी किसके टेल खराब होती है, किसके दो टेल होती है, बाज के दो सरे होती है, और बाज में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा नहीं होती। तो इस तरह अगर एक मेल में मार्फोलॉजी, स्पर्म के मार्फोलॉजी ठीक नहीं है तो वो भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकी, तो फिर भी इनफर्टिलिटी काज करते हैं। या फिर इसका इलाज क्या है? एक पर्सन है, इसके टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते, इसका मतलब ये है, तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले डाइट है, बैलेंस डाइट। जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस होता है तो इसके लिए मिनरल्स, विटामिन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बैलेंस मिकदार में होना चाहिए। बैलेंस मिकदार मीन रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि एक
पर्सन को डेली कितना एनर्जी चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होती है। न्यूट्रिएंट्स हमारे साथ माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं। दूसरा ये है कि जो डिजीज होता है हार्मोनल, कि ब्रेन की वजह से जो हार्मोन इम्बैलेंस आती है, उसकी बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो हार्मोन क्यों इम्बैलेंस होते हैं? हार्मोन इम्बैलेंस होती है इसलिए कि जो हेड है ये हमारा क्या है, ये सेंटर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हेड में होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर जहन में स्ट्रेस है या एंजाइटी है या वर्क की ओवरलोड वर्क है, या अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो पिट्यूटरी हार्मोन ये भी हमारे साथ इम्बैलेंस में आती है, कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है। तो इस तरह स्ट्रेस से निकलना, बैलेंस डाइट, इसके साथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के साथ हमारे जो जिस्म है इसमें सारे जो फंक्शंस होती है, चाहे वो सर्कुलेशन हो, रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, सारी प्रोसेस जो है वो वो बहुत बैलेंस तरीके से होता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज ना हो तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे साथ स्पर्मेटोजेनेसिस चाहे या ओजेनेसिस ये सही तरीके से नहीं होती। इसके बाद स्मोकिंग है। बाज लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, खासकर मेल में स्मोकिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा है और एक पेशेंट भी बना हुआ है। तो स्मोकिंग को क्विट करना है। क्यों? कि ये स्मोकिंग आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है और ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं और फिर वो हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं। इसके अलावा अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के काउंट में कमी है, काउंट, अगर किसी की काउंट कम है, एक्टिव स्पर्मेटोजोआ हमारे साथ 70% से कम होता है, तो इसमें भी बच्चे फिर नहीं हो सकते, चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये टेस्टिस बॉडी से बाहर है। ये क्यों बाहर है? बाहर इसलिए है कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा है और एक्सटर्नल कम है। इसको 2 या 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ये इसलिए बॉडी से कुदरत ने बाहर बनाया है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस अंदर नहीं होती, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं हो सकती। तो ये बाहर 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटरनल बॉडी 60 से ये कम होता है, तो इसलिए ये यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेकिन अगर किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह हो कि वो बहुत ज्यादा हीट में काम करते हैं, या वो अगर लैपटॉप यूज करते हैं और यहाँ लैपटॉप रख देते हैं पाव पे, या अगर इस तरह रोजाना इस तरह जॉब हो कि वो चेयर पे या एक इस तरह गर्म जगह पे बैठते हो डेली 6 आवर या 8 आवर, तो फिर भी ये इसके टेम्परेचर इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ डैमेज आ जाए, डैमेज, ट्रामा, अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो, आरटीओ हो जाए, या मतलब कि इस तरह एक्सीडेंट हो जाए, हादिसाती इत्तिफाकिया जो कहते हैं, एक हादिसा हो जाए जहां इसको डैमेज लग जाए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर यहाँ डैमेज आ जाए, या हमारे साथ सर्टुली सेल्स कम है या लेडिक सेल्स कम है या इंटरस्टिशियल सेल्स में कोई डैमेज आ जाए, तो फिर भी हमारे साथ टेस्टोस्टेरॉन पूरा नहीं होती। तो टेस्टोस्टेरॉन जब पूरा नहीं होती तो इसके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पूरा नहीं हो सकती, तो इसके साथ भी बच्चे पैदा नहीं होते। इसके अलावा बहुत सी और भी डिजीज है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल से रिलेटेड है। यहाँ इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो फिर भी इससे बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है। या अगर हमारे साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कहते हैं, इसमें अगर इसकी सिक्रीशन कम हो तो फिर सीमेन को चलने में भी बहुत ज्यादा, स्पर्म को चलने में या ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इससे भी अपनी मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, फीमेल के विजाइनल कैनाल में एसिडिटी तो होता है, और यहाँ सेमिनल वेसिकल की फ्लूइड कम हो, तो सेमिनल वेसिकल की जो फ्लूइड है ये बेसिक है, अल्कलिनिटी मीन के अल्कलाइन है, ये एसिडिक नहीं है। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, अल्कलाइन, एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करते हैं। तो अगर यहाँ अल्कलिनिटी कम हो, सेमिनल वेसिकल की फ्लूइड कम हो और फीमेल के विजाइना में एसिडिटी ज्यादा हो, तो फिर भी वहाँ ज्यादातर स्पर्म जो है वो मर जाती है और फिर हमारे साथ बच्चे पैदा नहीं होते।